हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि वो कौन से टॉपिक हैं नेटवर्क थ्योरी के जो कि फ्रीक्वेंटली आपके एसएससी जेईई के पेपर में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो के थ्रू आपको पता लग जाएगा वो कौन से आपके पास टॉपिक्स हैं जिससे आपके पास मेजरली क्वेश्चंस आते हैं। हम वन बाय वन एक एक बार डिस्कस करेंगे। सर इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा होगा कि एटलीस्ट हम इन टॉपिक्स को कवर अप करें। और इवन हम टॉपिक पे ही नहीं डिस्कस करेंगे कि उस टॉपिक में ये भी डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, उन क्वेश्चंस की क्या कैटेगरी होती है। तो ये वीडियो बड़ा हेल्पफुल होने वाला है, इसको आप ध्यान से देखें। आपको नेटवर्क थ्योरी में मार्क्स जो आपके आने वाले हैं वो 100% बढ़ जाएंगे अगर अपनी स्ट्रेटेजी इस नेटवर्क की आप इस तरह से करते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है 30 नंबर का आता है, 35 नंबर का आता है, इतने मार्क्स का नेटवर्क है, इसको हल्के में नहीं ले सकते। इसको पूरी प्लानिंग के साथ चलना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि वो कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, वो कौन से क्वेश्चंस होते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर को देखें तो हमने एनालिसिस करी, हमने पूरा समरी निकाली और उस समरी को मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, पूरी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आपके सामने लिखा भी हुआ है, अगर आप ध्यान से देखें, बेसिक्स ऑफ RLNC बड़ा इंपॉर्टेंट। आप देखेंगे 2-4 क्वेश्चन तो इसी से आ जाता है, रेजिस्टेंस से ही आ जाते हैं क्वेश्चन। सर कैसे रेजिस्टेंस है? कैसे? जैसे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, कलर कोडिंग, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी, बेसिक ऑफ रेजिस्टेंस पे क्वेश्चन आ जाते हैं, एकदम बेसिक। कि एक वायर था, उसको स्ट्रेच कर दिया, अब बताओ रेजिस्टेंस क्या होगा। मतलब इस तरह की एक बेसिक आइडिया होना चाहिए आपको रेजिस्टेंस का क्या है। R = ρL/A। रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी में क्या फर्क है, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, या रेजिस्टिविटी पता है, L पता, R पता, तो उससे अपन किस तरह से चीज़ों को फॉर्मूले से अपन रिलेट करते हैं। यानी बेसिक आइडिया ऑफ रेजिस्टेंस आपको होना चाहिए। एंड सिमिलरली हमें बेसिक आइडिया ऑफ इंडक्टर, यानी कि इंडक्टर की क्या करंट वोल्टेज रिलेशनशिप है, डीसी सोर्स के लिए किस तरह काम करता है, एसी सोर्स के लिए किस तरह से लैग है, लीड है, या क्या इसका बेसिक नेचर होता है फॉर एसी सोर्स, फॉर डीसी सोर्स, और इंडक्टर का जो फिजिकल पार्ट है कि L किस तरह से N से रिलेटेड है। ये जो बेसिक है, मतलब जो फिजिकल पार्ट है कि इसका परमेबिलिटी से क्या रिलेशन है, एन के साथ क्या रिलेशन है, एरिया से कैसे रिलेटेड है, ये आपको पता होना चाहिए कहीं ना कहीं इंडक्टेंस के बारे में। नाउ वी हैव ए कैपेसिटर। कैपेसिटर का करंट वोल्टेज रिलेशनशिप क्या है, किस तरह से इसमें अगर वोल्टेज लगाएंगे तो करंट आएगी, करंट लगाएंगे तो वोल्टेज आएगा। यानी ये बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए। साथ के साथ इसमें अगर एसी वोल्टेज लगाएंगे तो क्या, यानी कि जो कैपेसिटर के जो बेसिक क्वेश्चन है, कई बार आप देखते हैं इसमें बोलता है कैपेसिटर है, उसमें हमने करंट लगाया, करंट हमारे पास स्क्वायर वेव है, बताइए वोल्टेज क्या होगा, है ना। करंट स्क्वायर वेव है और बताओ वोल्टेज क्या होगा। या इंडक्टर के केस में ऐसे तो सिंपल आपको स्क्वायर का क्या इंटीग्रेशन होगा, ट्रायंगुलर का क्या डिफरेंशिएशन होगा। तो आप देखते हैं कई बार बोलेगा इंडक्टर है, उसमें हमारे पास करंट आई और जो करंट है वो ट्रायंगुलर वेव है, बताइए वोल्टेज कैसा होगा। यानी बेसिक करंट वोल्टेज रिलेशनशिप पे भी कई सारे क्वेश्चन आते रहे और आते रहेंगे आपके एग्जाम में। चार्ज के साथ किस तरह से करंट का रिलेशन है, मतलब एक बेसिक आइडिया कहीं ना कहीं मेरे को पता है। जैसे I = dQ/dt भी कई सारे क्वेश्चन आपको दिखते हैं, है ना। तो ये मैं ऐसे कहना चाहता हूँ। तो पॉइंट इज दैट कि आपको R का आइडिया हो, L का आइडिया हो, C का आइडिया हो और इनकी बेसिक्स थ्योरी आपको पता हो और सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं, जैसे करंट वोल्टेज इसमें एसी लगाते तो किस तरह बिहेव कर रहा है, डीसी लगाते किस तरह बिहेव कर रहा है, ये इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए। नेक्स्ट भी है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से भी आपको अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। सिंपल, कई बार पैरेलल सीरीज वाला आ जाता है, कई बार स्टार डेल्टा वाला भी आ जाता है, स्टार डेल्टा वाला भी आ जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात आपकी? नहीं तो आप कई बार ऑब्जर्व करते हैं कि हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना आना चाहिए। यानी बहुत कोई कॉम्प्लेक्स नेटवर्क नहीं आता कि कोई उसमें सिमेट्री नहीं लगेगी, साधारण से क्वेश्चन आते हैं जहां पैरेलल सीरीज होता है। यानी आपको फटाफट पैरेलल सीरीज पहचाना आना चाहिए। नॉट ओनली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और इक्विवेलेंट इंडक्टेंस का भी आइडिया हो, L और C का भी इक्विवेलेंट निकालना आपको आना चाहिए। नॉट ओनली रेजिस्टेंस एंड हाई से दिस, आपके पास किस किस का आइडिया होना चाहिए, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट आपके पास इंडक्टेंस, साथ के साथ इनका स्टार डेल्टा भी आपको पता होना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। सो दिस इज बेसिकली द पॉइंट जो आपको क्लियर हो रहा होगा यहाँ तक। नाउ वी हैव ए नोडल। अच्छा, नोडल तो आप सबका एकदम प्यारा पार्ट है, इसको सबको ही आता होगा। तो आपको बताया कि 2-3 क्वेश्चन या कई बार तो 2-3-4 क्वेश्चन नोडल से आ जाते हैं। यानी नोडल पे तो महारत हासिल होनी चाहिए। इवन नोडल के साथ साथ आप देखते हैं कई बार सम क्वेश्चंस जो कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से बहुत बढ़िया हो जाते हैं, तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और देखिए ध्यान से ओवरऑल बात करें अगर, तो केवीएल केसीएल तो आपको आना ही चाहिए, है ना। तो नोडल से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। केवीएल केसीएल पे आप
की महारत हासिल होनी चाहिए, बात समझ नहीं। और कई बार आप देखेंगे कई सारे क्वेश्चन सोर्स ट्रांसफॉर्मेशंस भी आते हैं, यानी नोडल आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। साथ के साथ बेसिक केवल केशल का तो आइडिया होना ही चाहिए, क्योंकि बेसिक केवल केशल से ही तो नोडल करते हैं। नाउ ये मेरे पास कहीं ना कहीं फर्स्ट चैप्टर की बात मैं करने वाला था, क्लियर हो गया। तो बेसिक्स ऑफ इंडक्टर, कैपेसिटर और साथ के साथ इंडक्टेंस, इनके किस तरह के क्वेश्चंस होने चाहिए, क्यों रेजिस्टेंस निकालना आना चाहिए। यहाँ पर आप बल्ब भी पढ़ सकते हैं, कुछ बल्ब के जो क्वेश्चंस हैं वो भी एग्जाम में कई बार पूछ लेता है, तो बल्ब के क्वेश्चंस भी आपको आना चाहिए, ठीक है ना। अगर इतना आप करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है ये मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ना। पूछने को तो और भी कुछ आता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा रिपीटेड टॉपिक है। अच्छा, ये तो कंफर्म्ड, अगर आप ध्यान से देखें कि अगर आपको थेवेनिन समझ में आ रही है तो थेवेनिन आते ही नॉर्टन हो जाएगा, और नॉर्टन होते ही एमपीटी भी हो जाएगा ऑलमोस्ट, यस। यानी आपको आरटीएच वीटीएच निकालना आना चाहिए, यानी कि आपको इन तीनों थ्योरम्स में वीटीएच, आरटीएच और आईएससी, ये तीनों निकालने आपको आना चाहिए। इसके लिए आप 10-10, 15-15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, 10-15-20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो कि भाई किस तरह से आरटीएच निकालते हैं, किस तरह से कहीं ना कहीं आईएससी निकलता है, किस तरह से वीटीएच निकलता है। और आप देखते हैं आपके एसएससी जेईई में जनरली क्वेश्चन प्री एग्जाम की बात करें अगर, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर फर्स्ट केस ही आता है थेवेनिन का या नॉर्टन का, चूंकि नॉर्टन थेवेनिन में कुछ अंतर ही नहीं, तभी देखो यहाँ पर ऑब्लिक लगा दिया है, एक ही बात है सर। एमपीटी में RL इज इक्वल टू आरटीएच, दैट्स इट। घुमा फिरा के है तो आरटीएच वहाँ पे। तो यहाँ से भी आपको अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन दिखेगा। नाउ अभी 2-3 साल से आप देख रहे हैं जो रेसिप्रोसिटी है, ये भी कहीं ना कहीं आजकल बड़ा ट्रेंड में है। तो रेसिप्रोसिटी की बेसिक डेफिनेशन, ये कब वैलिड है, इसकी क्या लिमिटेशंस हैं, और इसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी आपको लगाना आना चाहिए। तो रेसिप्रोसिटी भी आजकल ट्रेंड में है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि रेसिप्रोसिटी जो है इसको भी आपको करना है ना। तो रेसिप्रोसिटी इज आल्सो द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको ध्यान देना। तो रेसिप्रोसिटी से भी क्वेश्चन आ रहा है। अच्छा, रेसिप्रोसिटी सर कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, ये बात आपको मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर जो थ्योरेटिकल पॉइंट्स है कि इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी लिमिटेशंस क्या है, ये कब लग पाती है, जब आई बाई वी रेशियो, वी बाई आर रेशियो, इस तरह की चीजें आपको पढ़ना। और साथ के इसके जो बेसिक क्वेश्चन, नॉट वेरी टफ क्वेश्चन, आपको इसके बेसिक क्वेश्चन भी पता होने चाहिए, है ना। नाउ वी हैव नेक्स्ट, अगर मैं डीसी की बात करूं, डीसी ट्रांजिएंट की बात करूं, एक डीसी ट्रांजिएंट चैप्टर भी है जो कि आपके एसएससी जेईई में थोड़ा सा कम आता है, अंडररेटेड ऐसे कह सकते हो आप, कम पूछा जाता है। तो यहां पर मेरा ये मानना है कि आपको कम से कम 0+ पर, t इज इक्वल टू 0+ पे आपको कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। मतलब t इज इक्वल टू 0+ पे किस तरह से अपन इंडक्टर में, कैपेसिटर में करंट वोल्टेज निकालते हैं, या रजिस्टर में, किसी भी पूरी सर्किट में कहीं पर भी करंट वोल्टेज, यानी 0+ पे कैलकुलेशन करना आना चाहिए। कि स्विच के तुरंत बंद होने के बाद, स्विच मान लीजिए तुरंत जो स्विचिंग के बाद जो कहानी होती है उस टाइम आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए। अक्सर आता है, बोलेगा बताओ क्या नाम है, t इज इक्वल टू 0+ पे कैपेसिटर में क्या करंट होगी, सिंपल सा सर्किट दे देगा। तो यू नो कि हाउ टू अप्रोच दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट वी हैव बेसिकली आई से दिस कैलकुलेशन एट, यहाँ पे देखिए ध्यान से मैंने बोला स्टडी स्टेट एंड, स्टडी स्टेट मतलब इनफाइनाइट पर, ठीक है ना। तो t इज इक्वल टू 0+ पर और t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर भी आपने देखा अक्सर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है कि बताओ इंडक्टर, एक सिंपल सा मेरे पास सर्किट दे देगा, बोलेगा बताओ स्टडी स्टेट पे कैपेसिटर वोल्टेज कितना होगा, समझ रहे हैं आप। तो उस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए, नॉट वेरी टफ क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन, दे आर वेरी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो आपको सीधा मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आपको 0+ पे कैलकुलेशन करना और t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर कैलकुलेशन करना आना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए, है ना। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को रटे ना, इन टॉपिक्स को लिखें और देखें क्या इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पा रहे हो आप। अगर हाँ तो इट्स मेड वेल एंड गुड। अगर आपको ये 2 पार्ट क्लियर, तो आप यहाँ पर चाहो तो I ऑफ टी और V ऑफ टी निकालना भी सीख सकते हो ना, है ना। एक इसमें छोटी सी बात और बहुत ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक जो सबसे रिपीटेड पार्ट है टाइम कांस्टेंट निकालना। टाइम कांस्टेंट्स निकालने से भी अक्सर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। आप देखेंगे एसएससी में ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी जो टाइम कांस्टेंट, एक तो 0+ पर कैलकुलेशन करना आपको पता होना चाहिए, इनफाइनाइट पर आपको कैलकुलेशन करना पता होना चाहिए, और साथ के साथ किसी भी सर्किट का RLRC का आपको टाइम कांस्टेंट निकालना भी आना चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके एग्जाम का। और साथ के साथ अगर आप इन 3 को कर ले जाते हैं तो आप थोड़ा बहुत ये भी देख सकते हैं कि अगर कभी हमें I ऑफ टी, V ऑफ टी, यानी किसी टाइम t पे करंट और वोल्टेज निकालना हो तो वो भी हमें निकालना आना चाहिए। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो पॉइंट इज दैट है कि अगर आप ट्रांजिएंट में अगर आप 2-3 जगह काम कर लेते हैं, मतलब मिनिमम अगर बात करूँ मैं तो 0+ पर कैलकुलेशन करना, इनफाइनाइट पे कैलकुलेशन करना, और साथ के साथ टाइम कांस्टेंट निकालना अगर आपको आ गया है तो मुझे लगता है कि आपका काम बन जाएगा, क्योंकि मोस्ट रिपीटेड टॉपिक हैं, जाहिर सी बात है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। तो ये तो आने ही चाहिए वर्स्ट केस में, है ना। और साथ के साथ अगर आपको लगता है तो आप I ऑफ टी, V ऑफ टी भी एक बार देख सकते हो, है ना। नाउ वी हैव AC, आहा, बिना AC के तो सारा कुछ अधूरा है, बिना इसके तो कैसे हो पाएगा काम। तो AC के बिना तो कुछ नहीं कर सकते हैं भाई। देखो ध्यान से एक बार आप, बेसिक्स ऑफ AC सर्किट, ये तो बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए। बेसिक्स ऑफ AC सर्किट मतलब बेसिक क्वेश्चंस हो, R हो, L हो, C हो, उसमें आपको किस तरह से फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करके करना है वो आपको आना चाहिए, एंगल निकालना आना चाहिए, है ना। कई बार आप देखिएगा वहाँ पर आपको सिंपल सा सर्किट दे देगा,
इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज दे दिया, रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज दिया, नेट वोल्टेज पूछ लेगा, आरएलसी सर्किट दे देगा, कई बार पावर फैक्टर के बारे में पूछ लेगा। तो बेसिक्स जो है ना बहुत क्लियर होना चाहिए आपका, किस तरह से छोटा सर्किट फेजर किस तरह से बनेगा, है ना। एक कई बार सिंपल आरएलसी सर्किट दे दिया या आरएल सर्किट दे दिया, वहाँ पूछेगा बताओ विद रिस्पेक्ट टू वीएल सोर्स वोल्टेज का क्या एंगल है। इस तरह से क्वेश्चंस आपसे फ्रेम करता रहता है। दे आर वेरी गुड क्वेश्चंस है ना, एंड दे आर वेरी नॉर्मल क्वेश्चन। इसमें आपको जैसे आरएमएस निकालना आना चाहिए, एवरेज निकालना आना चाहिए, आरएमएस किस तरह से क्या निकालते हैं, एवरेज किस तरह से निकलता है, इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो क्वेश्चंस की क्या वैरायटी आती है उस पर भी ध्यान देना, ये नहीं कि अंधाधुंध पढ़ते चले जा रहे हो। आपको ध्यान देना होगा कि भाई इस तरह के क्वेश्चन हम कर पा रहे नहीं कर पा रहे हैं। अगर इस तरह के क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, इनकी प्रैक्टिस अगर आप कर रहे हैं, इसका मतलब सही जा रहे हैं। नाउ वी हैव नेक्स्ट पावर कैलकुलेशन। इसको तो कभी भी हम नजरअंदाज कर ही नहीं सकते हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे कि रियल पावर निकालना, एपरेंट पावर निकालना, रिएक्टिव पावर निकालना, ये पावर निकालना आपको आना चाहिए। पावर कैसे नहीं, मतलब जैसे मान लो कोई सर्किट दे दिया और सर्किट में रेजिस्टेंस लगा है, इंडक्टर कैपेसिटर लगे हुए हैं, पूछा रेजिस्टेंस और बताओ कितनी होगी। पावर के क्या फॉर्मूले, कब कहाँ वैलिड फॉर्मूले हैं, यानी पावर पे आपको बड़े अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरह से हम कॉम्प्लेक्स पावर निकालते हैं, किस तरह से हम एपरेंट पावर निकालते हैं, रियल पावर के कौन कौन से फॉर्मूले हम लगा सकते हैं, रिएक्टिव पावर का कौन कौन से फॉर्मूले मेरे पास है, या कॉम्प्लेक्स पावर एपरेंट पावर किस तरह से करते हैं, इनकी यूनिट्स क्या होती हैं। ये बेसिक आइडियाज़ आपके दिमाग में भरे होने चाहिए, तब जाके कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर चैप्टर में आप पार पा पाओगे, ठीक है ना। नाउ वी हैव नेक्स्ट। अगर मैं बात करता हूँ रेजोनेंस, इसके बिना तो पेपर ही नहीं बनेगा, है ना। तो रेजोनेंस में आपको पता है कि जो भी आपके पास, मुझे ऐसा लगता है कि 15-16 पॉइंट, अगर देखा जाए तो 20 पॉइंट होंगे मुझे लग रहा है। सीरीज रेजोनेंस के जो 20 पॉइंट है एकदम याद होने चाहिए। वो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस का, बैंडविड्थ का फॉर्मूला, ठीक है ना, वो कि जब रेजोनेंस हो रहा है तो किस तरह पावर फैक्टर यूनिटी है, इंपीडेंस आपका क्या होता है, कहीं ना कहीं मिनिमम हो जाएगा अगर सीरीज की बात करते हैं, करंट के बारे में क्या होता है, यानी वो जो पॉइंट्स एकदम आपको याद होने चाहिए, 20 के 20 पॉइंट छपे होने चाहिए एकदम। हाफ पावर फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला, ओमेगा नॉट क्या होता है, अंडर रूट ओमेगा 1 ओमेगा 2, यानी बैंडविड्थ R/L रेडियन पर सेकंड है ना, R/2πL हर्ट्ज, यानी 20 के 20 पॉइंट सीरीज आरएलसी के और 20 ही पॉइंट किसके, पैरेलल आरएलसी के, यानी 40 पॉइंट एकदम दिमाग में भर लो। पहले तो आप 2-4 क्वेश्चन तो इसी से आ जाएंगे, फिर ये तो आपने भर लिया। अब ऐसा नहीं कि भरने से ही काम चल जाएगा, आपको क्या भी करना होगा, ये भरने के अलावा आपको एक काम करना है कि जो इनके जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, बैंडविड्थ निकालना। कई बार एग्जाम में आएगा R देगा, L देगा, बोलेगा बैंडविड्थ बताओ। अब बैंडविड्थ को पूछ रहा हो हर्ट्ज में, आप आंसर लगा दे रहे हो रेडियन पर सेकंड्स में। तो आप देखो कि जो रेजोनेंस के जो बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं, या रेजोनेंस को पावर के साथ मिक्स कर देता है, तो क्या इस तरह के क्वेश्चंस को आप हैंडल कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो रेजोनेंस का जो आपका पावर के साथ जो कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन बनता है, या रेजोनेंस बेसिक सर्किट के साथ किस तरह से मैच होता है, उस चीज़ को भी आपको आना चाहिए, है ना। यहाँ पर फिर आपके पास जो टैंक सर्किट है, उसका भी टैंक सर्किट पर क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, प्रैक्टिकल टैंक सर्किट, उनके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, उसका आपको कहीं ना कहीं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपको याद होनी चाहिए। तो ये पार्ट आपको, तो इसको तो बहुत ध्यान से आपको देखना है। तो यहाँ पर RMS एवरेज निकालना आना चाहिए, साथ के साथ आपको बेसिक सर्किट सॉल्व करने आनी चाहिए, और इस तरह से आपको जो वोल्टेज करंट्स हैं उनको रिलेट करना आना चाहिए, चाहे सीरीज RL हो, पैरेलल RL हो, RLC हो, कुछ भी हो, पैरेलल RLC हो, सब। यहाँ पर पावर कैलकुलेशंस भी करनी आपको आनी चाहिए, यानी किस तरह से रियल एपरेंट पावर्स को, साथ के साथ रेजोनेंस पर, चाहे वो सीरीज हो चाहे पैरेलल हो, इस पर भी आपको महारत हासिल होनी चाहिए। अगर इस जो मैं बोलता जा रहा हूँ, अगर इन सारे क्वेश्चंस को अगर आप कर पा रहे हो, इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन नेटवर्क में खासतौर पर तो बढ़िया चल रही है। बात समझ आ रही नहीं आ रही। सो दिस इज अ पॉइंट जो आपको समझ में आना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि शायद मेरी बातें क्लियर हो। लास्ट मेरे पास आता है मैग्नेटिक फंडामेंटल्स है ना, जो मैग्नेटिक सर्किट्स हैं, या जो मैग्नेटिक कपल्ड सर्किट अगर बात करूं मैं, तो जो मैग्नेटिक कपल्ड सर्किट है, यानी कि देखिए इक्विवेलेंट इंडक्टेंस निकालना आना चाहिए। जब हमारे पास म्यूचुअल कपलिंग हो रही हो, है ना, L1 + L2 + 2M - 2M, पैरेलल के लिए क्या होता है, सीरीज के लिए क्या होता है, कॉम्बिनेशंस अगर L के होंगे तो उस तरह से L इक्विवेलेंट क्या होगा वो निकालना मेरे को आना चाहिए। साथ के साथ M और M के L1 L2 में क्या रिलेशन है, या फिर हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग का जो फॉर्मूला, उस पर छोटे से क्वेश्चन आ जाते हैं। ये तो मुझे पहले मैग्नेटिक कपल्ड सर्किट करना चाहिए। बहुत बड़ा कोई केवल लगाने के लिए एग्जाम में नहीं आता है कि मैग्नेटिक कपल्ड सर्किट को कोई केवल लगाने के लिए आएगा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता है, या ऐसे क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में ट्रेंड में नहीं है, दूसरे एग्जाम में तो आते रहते हैं, ठीक है। इसके बाद मेरे पास नेक्स्ट आता है, अगर बात करूं यहाँ पर, अगर आपको मैं समझाऊं, तो यहाँ पर इसका जो मैग्नेटिक का जो फंडामेंटल है, सर इसका क्या मतलब होता है, जैसे कि एम्पियर लॉ क्या होता है, ठीक है ना, साथ के साथ आपको कहीं ना कहीं जो ससेप्टिबिलिटी होती है, ठीक है ना, काई और म्यू आर में क्या रिलेशन होता है, ठीक है ना, मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक्स, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब थोड़ी सी फिजिक्स, एम्पियर लॉ क्या होता है, ठीक है ना, किस तरह से रिलेक्टेंस उसकी यूनिट क्या होती है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स क्या होता है, ठीक है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो किस तरह से रहती है, MMF का क्या यूनिट होता है, यानी एक जो बेसिक मैग्नेटिज्म होना चाहिए आपको पता होना चाहिए।
जनरली अपन इसको यूज़ भी करते हैं मशीन वगैरह में, बिना इसके तो मशीन अपन चल ही नहीं सकते, आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर नेटवर्क पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो यहाँ पर जो बेसिक्स मैग्नेटिज्म है आपके पास, जो मैग्नेटिक बिहेवियर्स है वो आपको सब पता होना चाहिए। एम्पियर लॉ क्या होते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से आपको, या एमएमएफ क्या होता है, इलेक्टेंस क्या है, परमियंस क्या है, ये सारी चीज़ें, इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या है, उसका किस तरह से उसका एन के साथ रिलेशन है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आपको बताना चाहिए। रिलेक्टेंस का यूनिट क्या है, परमियंस का यूनिट क्या है ना, ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। बेसिक्स ऑफ मैग्नेटिक कपल्ड सर्किट या बेसिक्स ऑफ योर मैग्नेटिक फील्ड भी जो आपका है ना, वो आपको बताना चाहिए ना। तो ये अगर आपको आइडिया रहेगा तो 100% आप कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा कर ले जाएंगे। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ये मैंने यहाँ पर जो वीडियो बनाने का उद्देश्य शायद आप समझ गए होंगे कि हम ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि वो कौन से टॉपिक्स हैं जो मोस्ट रिपीटेड है, मतलब जो अक्सर आते ही रहते हैं। क्योंकि 100 में 35 नंबर का पेपर आने वाला है, 30 प्लस का पेपर आता है, तो सोचते हो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं, अक्सर हर टॉपिक से ही क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन ये ऐसे पार्ट हैं जहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, बिना इसके पेपर बनता ही नहीं है। तो आपको करना क्या है कि एटलीस्ट इतना करें, बाकी आपके पास बहुत कुछ पढ़ने के लिए, उसको भी पढ़ें आप, है ना, लेकिन कम से कम ये तो करें आप। मैं उम्मीद करता हूं अगर इन टॉपिक्स पे आपको अगर बढ़िया से अगर आपको अप्रोच है, क्वेश्चन अप्रोच कर ले जाते हो आप, तो मुझे लगता है कि आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो अपने एग्जाम में। आप तो जरूर इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। और जब भी आप पढ़ें तो इन टॉपिक्स को आप लिख लें। सर ये सिलेबस है क्या? सिलेबस छोड़ो यार, सिलेबस तो कुछ अलग तरीके से अपन लिखते हैं, है ना। सिलेबस है या आपके एग्जाम, सिलेबस थोड़ा लिखा मैंने लिखा है सिलेबस में वो कौन सा पार्ट है जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। हाँ, हो सकता है कि इसमें ऐसे कुछ पार्ट भी हो जो 2024 में कुछ इससे अलग भी आ जाए, लेकिन ये ऐसे पार्ट हैं जो अगर आप 5 साल का एनालिसिस करें, जहां पर आप देखेंगे अक्सर इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है और आएगा भी आगे भी, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स है जहां से पेपर बनेगा ही बनेगा, है ना। तो जब आप पढ़ाई करें तो आप जरूर ध्यान दें कि क्या ये टॉपिक्स हम अच्छे से कर पा रहे हैं, और ये नहीं टॉपिक कर पा रट रहे हैं, आप ये भी देखो क्या इनके क्वेश्चंस कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। इनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप टेस्ट सीरीज से, इनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप बुक से, इनके एमसीक्यू से, एसएससी प्रीवियस ईयर, जहां से आपको करना है, इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको होनी ही चाहिए। बिना इसके अगर आप चाहो कि हम पेपर देने जा रहे हैं और ऐसे हवा में जा रहे हैं, अंधाधुंध जा रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। आप इन टॉपिक्स को इसको लिखें एक पर्ची में, अपने वॉल पे चिपका लें और इनको देखें आप कि क्या इस टाइप के जो मैंने बोला इस वीडियो में, क्या इस टाइप के क्वेश्चंस आप अप्रोच कर पा रहे हैं। अगर हाँ, तो इसका मतलब आपका नेटवर्क अब ठीक है, अब आप अच्छा स्कोर करने वाले हैं। और ये हमेशा रिकॉल करते रहें, ऐसा इस सब्जेक्ट में नहीं, आप दूसरा सब्जेक्ट में कर सकते हैं। और ये तो एनालिसिस मैंने आपको बता दी, आप खुद से भी एनालिसिस कर सकते हैं कि भाई ये टॉपिक्स हैं, ये अक्सर आ रहे हैं, प्रैक्टिस होनी चाहिए मेरी, दैट्स इट, खत्म। सो उम्मीद कर रहा हूं कि इस पर्टिकुलर वीडियो से आपको जरूर ये सीखने को मिला होगा कि कहीं ना कहीं ये जो टॉपिक्स हैं इनको आप ध्यान से देखेंगे और जाहिर सी बात है अच्छे से पढ़ेंगे भी। और भी आप पढ़ाई आपकी बहुत बढ़िया चल रही है, लेकिन इन टॉपिक्स पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये मोस्ट एक्सपेक्टेड है, या ऐसे कह सकते हो एग्जाम में आते ही रहते हैं और आएंगे भी। और इतना अगर आप करेंगे तो आपको पर बहुत ही बेहतरीन होगा और बहुत ही बढ़िया होगा। थैंक यू सो मच। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.